हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट यानी भूप्रपर्टी का विकास कैसे होता है। ये हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक टॉपिक है, जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो भूप्रपर्टी का डेवलपमेंट यानी क्रस्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट क्या है और क्या क्या इसके बारे में थ्योरी दी हुई है, कितने टाइप से लोग समझते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं, अगर कभी इससे क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट, कभी इससे क्वेश्चन आता है कि भूप्रपर्टी का विकास। ठीक है, तो भूप्रपर्टी का विकास अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन यूपीएससी में किस तरह से मेंस में होगा। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट द शॉर्ट नोट। ठीक है, तो आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा सकता है कि भूप्रपर्टी क्या है, इस पर एक टिप्पणी कीजिए। तो दैट में बी ए शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, शॉर्ट नोट हमेशा 100 वर्ड्स में होता है, 100 वर्ड्स में होता है। पहले 300 वर्ड्स का आता था, अब ये केवल और केवल 100 वर्ड्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज द थ्योरी या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिलेट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट, यानी भूप्रपर्टी से विकास से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी विचारधारा हैं, उनके बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं कि भूप्रपर्टी क्या है, तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, और भूप्रपर्टी की विकास से संबंधित कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, विचारधाराएं क्या हैं, तो एक वो क्वेश्चन हो सकता है। तो इससे दो क्वेश्चन ही हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस टॉपिक को हम समझेंगे कैसे। अब पहली बात तो हम समझेंगे जो हमारा भूप्रपर्टी है, जो हमारा क्रस्ट है। ठीक है, हाँ, जो भूप्रपर्टी है, जो हमारा क्रस्ट है, वो है क्या। पहला दो तीन बातों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। उसके बाद है कि इनके डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है ना, कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। तो पहले तो एक चीज समझ लेंगे कि व्हाट इज अ क्रस्ट। तो क्रस्ट का मतलब है कि पृथ्वी का वह पार्ट जो ठोस अवस्था में पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में है। मेरी बात समझ रहे हैं? सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ या अपर पार्ट ऑफ अर्थ, सॉलिड अपर पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज अ क्रस्ट। क्लियर? जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं, जो पर्वत हैं, पठार हैं, प्लेन हैं, वैली हैं, ये सब सारे के सारे भूप्रपर्टी के अंदर में आते हैं। तो एक बात अच्छे समझ लेना कि भूप्रपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ या सॉलिड अपर पार्ट ऑफ अर्थ। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसके डेवलपमेंट की। ठीक है, डेवलपमेंट का तो अगर हम बात करें, एक तो डेवलपमेंट से रिलेटेड सामान्य अवधारणा ये है कि जो भूप्रपर्टी हमारी है, यानी जो हमारा धरातल है, उसका विकास अंतर्जात और बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी क्रस्ट डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटीरियर या इंडोजेनेटिक फोर्स या एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, तो भूप्रपर्टी का हमारा विकास है वो अंतर्जात बलों और बहिर्जात बलों का परिणाम है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं अंतर्जात का मतलब होता है कि पृथ्वी के वो बल जो धरातल के अंदर से लगते हैं, और बहिर्जात वो बल जो सरफेस के ऊपरी भाग से लगते हैं। तो समझ में आया कि सामान्य अवधारणा ये है कि भूप्रपर्टी का विकास यानी क्रस्ट का डेवलपमेंट इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगते हैं। अच्छा, इनमें आंतरिक भागों से जो लगने वाले बल हैं उनमें कौन कौन से हैं? उनमें पहला बल है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, ठीक है, और नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेटों का मूवमेंट। तो सीधे सीधे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्रस्ट डेवलपमेंट
क्रस्ट डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ इंडोजेनिक, ओके, इंडोजेनिक एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो डेवलपमेंट है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी ये बहिर्जात और अंतर्जात बलों के परिणाम का फल है, परिणाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स, नॉर्मली इंडोजेनेटिक फोर्स को दो चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ठीक है। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल, हिंदी में भी लिख लीजिए अंतर्जात बल। अंतर्जात बल का मतलब है वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से लगते हैं। अब जैसे ये पृथ्वी का ये धरातल सरफेस है, तो यहां से जो अंदर से लगने वाले बल हैं, इनको हम कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। नॉर्मली जो इंडोजेनेटिक फोर्स हैं वो हम लोग देखते हैं, पहला हम बताते हैं वॉल्केनिक, है ना, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म, ठीक है। दूसरा हम बताते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। तीसरा हम बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया रहता बुक्स में, प्लेट टेक्टोनिक वाला। तो ज्वालामुखी आपको पता है कि जब धरातल के अंदर से, यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, फोर्स कम आउट ऑन सरफेस या मैग्मा कम आउट ऑन सरफेस इज नोन एज अ वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो वॉल्केनिज्म इज ए ऑल्सो फोर्स ऑफ इंडोजेनेटिक प्रोसेस। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस का एक फोर्स है। दूसरा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आप जानते हैं, ठीक है। शेकिंग इन द क्रस्ट, शेकिंग इन क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी में जो कंपन होता है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्लेट कन्वर्जन। तो प्लेट कन्वर्जन से भी होता है, प्लेट कन्वर्जन से भी भूप्रपट्टी का विकास होता है और लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अभी तो ये 2-3 बातें हो गई कि इनसे बात होती है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि भूप्रपट्टी का विकास और विनाश, है ना, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन इज अ सेम टाइम पीरियड प्रोसेस। भूप्रपट्टी का यानी क्रस्ट का डेवलपमेंट भी सेम टाइम होता है और उसका डिस्ट्रक्शन भी सेम टाइम होता है। डेविस साहब का कहना है, जो डेविस यूएसए के जोग्राफर हैं, वो ही इज नॉन एज अ फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उनका कहना है कि इंडोजेनेटिक फोर्स काम करते हैं भूप्रपट्टी को बनाने में, उसी तरह बहिर्जात बल भी भूप्रपट्टी को उसको पैरेलल करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी भूप्रपट्टी को समांतर काम करते हैं। तो इंडोजेनेटिक फोर्स हैं भूप्रपट्टी को डेवलपमेंट करते हैं यानी बनाते हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्स इनको खत्म करने का काम करते हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि पृथ्वी के धरातल पर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया, आपने एंडोजेनेटिक फोर्स समझ लीजिए। अब बात करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। जेनेटिक फोर्स क्या होता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है? यानी बहिर्जात बल। देखिए बहिर्जात बल, जैसे ये सरफेस है, ये बाहर से जो लगने वाला फोर्स है, इसको बहिर्जात बल कहते हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है? इनमें विंड हो सकता है, पवने, ठीक है, इसमें फ्लोटिंग वाटर हो सकता है, बहता हुआ जल, इसमें ग्लेशियर हो सकती है, ग्लेशियर हो सकती है, इसमें ओशनिक वेव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स अगर आप लिखना हो, समझना हो, बताना हो तो बता सकते हो विंड, फ्लोटिंग वाटर एंड ग्लेशियर एंड ओशनिक वेव्स। तो पवने, बहता हुआ जल, हिमानी
और सागरीय तरंगें, तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वो थ्योरी हैं जिन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने अभी आपसे बताया कि व्हाट इज क्रस्ट, ठीक है। दूसरा हमने कहा जी कि डेवलपमेंट इनका कैसे कैसे होता है, डेवलपमेंट थ्योरी क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट को लेके कुछ कॉन्सेप्ट हैं सोसाइटी हमारे ज्योग्राफी वर्ल्ड में। तो 3 कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हैं जो ज्योग्राफी के वर्ल्ड में फेमस हैं कि कैसे क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है। पहला कॉन्सेप्ट है वो है वो कॉन्सेप्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तिथि क्रम विकास, ठीक है। तैथिक कह सकते हैं, तैथिक कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट है वो टाइम टू टाइम होता है। पहले देख लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। 3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तीनों को पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहला है इसमें क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तैथिक क्रम, तैथिक क्रम, तैथिक, इसको हिंदी बोलते हैं ये तैथिक काल क्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेनेटिक या इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। जेनेटिक या इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट यानी इसका मतलब है जननिक या विकासवादी विचारधारा, विकासवादी विचारधारा। तो जननिक हिंदी में लिख लीजिए एवं विकासवादी विचारधारा, विकासवादी विचारधारा यानी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है इरोजन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इरोजन कॉन्सेप्ट यानी इरोजन कॉन्सेप्ट अपरदनकारी विचारधारा, इसको हिंदी बोलते हैं क्षरण विचारधारा, क्षण के माध्यम से। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं जो भू प्रॉपर्टी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा कॉन्सेप्ट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट है इरोजन कॉन्सेप्ट। तो 3 कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक ज्योग्राफी वर्ल्ड में आए हैं भू प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट को। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम का मतलब है कुछ ऐसे लैंड हैं या ऐसे अर्थ क्रस्ट के पार्ट हैं जो सबसे पहले बहुत पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसके बाद बने। यानी अगर आप इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो इसमें क्या हुआ है कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो टाइम टू टाइम हुआ है, टाइम टू टाइम यानी समय समय पर कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। इस थ्योरी का कहना, इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि जो हमारा क्रस्ट है, जो भू प्रॉपर्टी है, उसका डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट एक साल में नहीं हुआ, ये डेवलपमेंट टाइम टू टाइम हुए हैं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम देखेंगे दक्कन का पठार, अरावली का पर्वत या हिमालय का पर्वत, हम सीधे अरावली पर्वत पे आ जाते हैं। अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों की बात करो, दोनों ही भू प्रॉपर्टी के पार्ट हैं। तो दोनों में आप देखोगे कि जो अरावली है वो ओल्ड है और जो हिमालय है वो न्यू है। ऐसे ही गंगा का मैदान ओल्ड है, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान न्यू है, यंग है, और दक्कन का पठार ओल्ड है।
ऐसे बहुत सारे वर्ड में। तो यानी इस क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का कहना है कि डेवलपमेंट क्रस्ट इज नॉट ए यूनिफॉर्म टाइम पीरियड, दैट इज ए प्रोसेस टाइम टू टाइम। वर्ल्ड में कुछ आपको पता है जो सबसे ज़्यादा पुराने लोकेशंस हैं उनमें डायमंड मिलता है, उसके बाद है उसमें फ्यूल मिलता है, और जो सबसे नए हैं, है ना, अब नए का मतलब ये नहीं 3 साल पुराने हैं, नए का मतलब है कि हजारों लाखों साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि कल पिछले 5 साल बाद पहले बन गया। तो यंग या न्यू का मतलब जैसे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान में यहाँ पर फॉसिल फ्यूल नहीं मिलते, ठीक है। तो जब से निहारिका बनी है, जब से निहारिका से हम नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या मानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो निहारिका से बना है, हमारा पृथ्वी निहारिका से बना है, या बिग बैंग मानते हैं। जब से पृथ्वी में संकुचन प्रारंभ हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है, उस समय से हमारा भूप्रपट्टी का विकास हुआ है। तो उस समय से अलग अलग टाइम पीरियड पे, ठीक, ये चीज ध्यान रखना, अलग अलग टाइम पीरियड हुआ है। नेक्स्ट इसमें है एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, यानी इसका जनिक विकास धारा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें जेनेटिक और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। जेनेटिक और एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसमें हर स्थान पर अलग अलग कारक होते हैं डेवलपमेंट के। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेस। इस थ्योरी का कहना है कि जो एवोल्यूशन के या डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं वो हर प्लेस पर अलग अलग होते हैं। जैसे हम बहुत सिंपल में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, तो इंडिया में जो हिमालय में जो लैंड फॉर्म डेवलप हो रहे हैं उनका कारण अलग है, यानी प्लेट का कन्वर्जन है। और जो लैंड फॉर्म दक्कन में बने हैं वो ज्वालामुखी से बने हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि इनका कहना है कि हर जगह पर जो भूप्रॉपर्टी का विकास है वो जगह जगह पर अकॉर्डिंग क्लाइमेटोलॉजी, मतलब अकॉर्डिंग ज्योग्राफी फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम आप डेल्टा में देखोगे तो नदियों के द्वारा मैदान बनाया जाता है। अगर आप ज्वालामुखी प्रदेश में देखोगे तो ज्वालामुखी से सेडिमेंट निकलता है उसके डिपोजिशन से बनाया जाता है। तो इस थ्योरी का मानना है कि हर जगह पर, ध्यान समझिएगा, हर जगह पर भूप्रॉपर्टी के विकास अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट decide that every place has a different factor, like in the volcanic region is a result of deposition and the river region is a result of the river deposition, like the Indian plain, North Indian plain, Uttarakhand, UP, Bihar and West Bengal, that is a result of river deposition. And if we consider about the Deccan plateau, that is the result of वॉल्केनिज्म, ओके। तो जो दक्कन प्लेटो का एरिया है उसके लिए कौन सा कारक है, उसके लिए है वॉल्केनिक कारक। अगर हम वही बात करें वेस्ट बंगाल का मैदान या गंगा का मैदान, तो उसके लिए डिपोजिशन है, रिवर डिपोजिशन रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो ये होगा जेनेट, और इसको डेविस साहब ने इस कॉन्सेप्ट को बोला है। डेविस साहब ने कहा है कि ओशनिक रीजन इज ए यूनिवर्सल लेवल, ओशनिक रीजन इज ए यूनिवर्सल लेवल, इस थ्योरी में बोला है उन्होंने कहा है कि जो ओशनिक रीजन है वो यूनिवर्सल लेवल है, यानी जो पार्ट सी लेवल से ऊपर होता है, ओशनिक लेवल से ऊपर होता है, उसको एक्सोजेंटिव फोर्स उसको प्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे रिवर है तो रिवर हमेशा किसको काटता है, माउंटेन रीजन को,
किसके बराबर करने की कोशिश करता रहता है? सी लेवल के। तो डेविस साहब का कहना है कि जो सी लेवल है वो यूनिवर्सल लेवल होता है। और डेविस साहब ने इसी में एक चीज और कही है, वो ये बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स सेम टाइम पीरियड। समझ गए? तो 3 बातें इसमें आपको समझ में आई होंगी। पहली बात हमने क्या बोली, इन दिस थ्योरी प्लेस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट हमने बोला कि हर जगह डेवलपमेंट क्रस्ट का अलग अलग होता है, जैसे गंगा का मैदान, दक्कन का मैदान। तीसरी बात जो डेविस साहब ने बोली, वो बोली कि कोई भी बहिर्जात बल केवल नदी या पवन जो सी लेवल के बराबर करने की कोशिश करते हैं। और चौथी बात उन्होंने बोली है कि जो भूप्रपट्टी पर लगने जो भू आकृतियां हैं वो अंतर्जात बलों को से बनती हैं, लेकिन बहिर्जात बल भी बनाते हैं। एक थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, नदियां महासागर तक मिलने से पहले रैपिड्स बनाती है और रैपिड्स लैंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो रिवर क्रिएट रैपिड्स इन द प्लेन या प्लेट्यू रीजन। रिवर क्रिएट रैपिड्स। रैपिड्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, तो इस जैसे ये कोई नदी यहाँ से चली तो नदी कई भाग में बढ़ जाती है। इस नदी आई, कोई ऐसी बढ़ जाएगी, कोई ऐसी बढ़ जाएगी, कोई ऐसी, कोई ऐसी, कोई ऐसी। ठीक है, तो ये जो नदी बढ़ गई तो यहाँ पर प्लेन बना देगी, 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 और फिर जाके क्या करेगी, फिर आके मिल जाएगी। तो नदियां ओशनिक रीजन से पहले रैपिड्स बनाती हैं। रैपिड्स को हिंदी में कहते हैं प्रच्छेदिका, यानी वो पार्ट जहां पर अपना सेडिमेंट वो जमा करती हैं, उनको रैपिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो रैपिड्स के थ्रू रिवर क्रस्ट का डेवलपमेंट करती हैं। रैपिड्स मतलब सेडिमेंट डिपोजिट बाय रिवर, है ना, इन द प्लेस ऑफ ocean plain region and plateau region before the connect water body with the oceanic region। महासागर के मिलने से पहले वो नदियां रैपिड्स का निर्माण करती हैं। रैपिड्स आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। एक बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा था कि रैपिड फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर, ओशनिक वेव्स या रिवर या विंड। तो रैपिड्स इज अ रिजल्ट ऑफ रिवर या फ्लोटिंग वाटर। फ्लोटिंग वाटर ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन कॉन्सेप्ट की। इरोजन, हाँ, इरोजन कॉन्सेप्ट, अपरदनकारी इरोजन कॉन्सेप्ट, इरोजन कॉन्सेप्ट। तो इरोजन कॉन्सेप्ट को देने वाले जो ज्योग्राफर हैं उनका कहना है कि जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन होते हैं फिर डेवलप होते हैं। सबसे पहले इस पे काम और बहुत फेमस व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर डेविस। डेविस ने एक थ्योरी दी थी, आपको याद होगा, बहुत फेमस थ्योरी है वो, पेनी प्लेन थ्योरी। ठीक है, तो डॉक्टर डेविस कहते हैं, डॉक्टर डेविस ने, आपको पता है डॉक्टर डेविस यूएसए के हैं और इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम किया है। ही इज नोन एज अ फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉन्सेप्ट, यानी लैंड फॉर्म को डेवलप के लिए या फिर क्रस्ट को डेवलपमेंट की। वो थ्योरी थी पेनी प्लेन, पेनी प्लेन। ओके, तो वो थ्योरी थी पेनी प्लेन, पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन को हिंदी में कहते हैं समप्राय मैदान। ठीक है, समप्राय मैदान। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी इरोजन कॉन्सेप्ट में, पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन क्या है? पेनी प्लेन भूप्रपट्टी का वो पार्ट है जो इरोजन के बाद बचता है ना। पेनी प्लेन इज द लास्ट इरोजन फेज बाय द एक्सोजेनेटिव फोर्सेस। यानी आज जहां पर अरावली है, अरावली धीरे धीरे छोटा हो रहा है
ऐसा नहीं 20 साल में खत्म हो जाएगा, इसमें करोड़ों सालें लगेंगी। तो जब पूरी तरह से अरावली खत्म हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, इसका इरोजन हो जाएगा, तो वहां पे कुछ मार्क दिखाई देंगे, कुछ चिन्ह दिखाई देंगे, उसी चिन्ह को कहते हैं पेनिप्लेन। तो इस थ्योरी का कहना है, इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि जो भूप्रॉपर्टी है वो डेवलपमेंट होता है इंडोजेनेटिक फोर्सेस द्वारा, लेकिन उसका क्षरण यानी इरोजन होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा। तो उन्होंने कहा, इस थ्योरी में बताया है कि करस्ट इज रिजल्ट ऑफ अपलिफ्ट एंड इरोजन। बहुत सिंपल सा हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भूप्रॉपर्टी है वो इंडोजेनेटिक फोर्स ऊपर उठाते हैं और वो बाहर जाते पर उसको काटने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई ये लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये लैंडफॉर्म है, अगर धीरे धीरे छोटा कर दिया जाता है, ठीक है, तो एक वो समय आएगा जो क्या कहलाएगा। अभी देखो, अभी क्या है कि अभी ये पर्वत है, ध्यान समझिएगा, अभी ये माउंटेन है ना, अभी ये माउंटेन है, तो धीरे धीरे उसको काट दिया जाएगा, इतना रह जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेट्यू, ठीक है। फिर इसको और काट दिया, किसके द्वारा काटा जाएगा, इरोजन किसके द्वारा होगा पता है, पवन, विंड एंड फ्लोटिंग वाटर एंड ग्लेशियर। तो फिर और कम कर दिया जाएगा, एकदम इतना रह जाएगा, तो उसको क्या कहलाएगा, प्लेन, मैदान। तो यानी जो क्षरण है, इरोजन है, वो भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इरोजन का मतलब क्या है। इरोजन का मतलब है कि जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस किसी भी लैंडफॉर्म को अपलिफ्ट करते हैं, यानी नीचे से ऊपर उठाते हैं, तो डेवलपमेंट होता है क्रस्ट का, और उसके बाद माउंटेन जब बन जाता है, फिर कटाव तो शुरू से ही प्रारंभ होता है, लेकिन अपलिफ्टिंग प्रोसेस ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, तो बन जाता है, फिर धीरे धीरे उसको काटने का काम करता है, यानी इरोजन का काम करता है। तो इरोजन के बाद जो क्रस्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें प्लेट्यू होता है, उसमें प्लेन होता है, उसमें वैली हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। घाटी का भी निर्माण तो होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इरोजन कॉन्सेप्ट। और इरोजन कॉन्सेप्ट में ये भी एक जोग्राफर हैं, बहुत फेमस जोग्राफर हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है। क्या दी है, जेम्स हटन, एक जेम्स हटन जोग्राफर हैं, देख लीजिए, जेम्स हटन ने बोला है कि उन्हें थ्योरी दी थी, है ना, थ्योरी दी थी, उन्होंने थ्योरी दी थी यूनिफॉर्मिज्म, यानी एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिज्म। देखिए, यूनिफॉर्मिज्म, एक रूपतावाद। उन्होंने कहा कि जो क्रस्ट है ये इरोजन से बना हुआ है। अगर हम क्रस्ट के अंदर जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, अगर हम इसको सही से स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहली लेयर है वो सबसे पहले बनी है, फिर दूसरी बनी है, फिर तीसरी, फिर इस तरह से। जो उन्होंने कहा कि ये इरोजन हुआ था, है ना, सबसे पहले इसके डेवलपमेंट हुआ, फिर इसके उन्होंने बोला है, ये एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कस अबाउट द, उसमें लिखा है प्रेजेंट की ऑफ द पास्ट। उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, प्रेजेंट इज की ऑफ द पास्ट। जो वर्तमान है वो भूतकाल की कुंजी है,
वर्तमान है वो भूतकाल की कुंजी, सेंटेंस का है। वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी है। अब सीधा हम आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाते हैं ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अगर हम माउंटेन को, हिमालय के रॉक्स को स्टडी करें तो हिमालय की रॉक्स के जो सबसे नीचे पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई लैंडफॉर्म है और वो इस तरह से डेवलप हो रहा है, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इस तरह से। तो जो सबसे ऊपरी भाग है उसमें जो चट्टानें वो सबसे पुरानी होंगी, ठीक है, और जो किनारे पर है वो सबसे अभी नया होगा। तो इन्होंने कहा अगर हम इन रॉक्स को स्टडी करें, अगर हम इन रॉक्स का स्टडी करें तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट किस समय का बना हुआ है, ये पार्ट किस समय का बना हुआ है, ये किस समय बना हुआ है, क्योंकि हम यहां से शुरू करेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट। तो हम पता लगा सकते हैं दक्कन की प्लेटों के रिसर्च से कि दक्कन का प्लेटें कब बनी थी। हम पता लगा सकते हैं कि दक्कन की प्लेटें पुरानी हैं या अरावली की पुरानी हैं या फिर शिवालिक की पुरानी हैं। तो क्योंकि हम जो प्रेजेंट में रॉक्स हैं उनका स्टडी करके पास्ट का पता लगा सकते हैं। ये बोला था जेम्स हटन ने 1726 में, चाहे तो लिख सकते हैं 1726 AD, बहुत पुराना समय है, आप समझ सकते हैं। इंडिया में जब मुगल पीरियड चल रहा था उस समय की ये बात है। तो जेम्स हटन ने बोला, कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट। तो आपको पूरी इन्हीं की थ्योरी लिखना पड़ता है कि जेम्स हटन ने क्या थ्योरी दी है। जेम्स हटन ने थ्योरी दी है, अगर आप रॉक्स की स्टडी करोगे तो आप अंदर करते चले तो आपको पता चलेगा कि रॉक्स कैसे कैसे डेवलप हुई हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का कि भू प्रॉपर्टी की विकास की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो 3 विधियां हमने देखी। पहली हमने विधि देखी क्रोनोलॉजिकल, यानी टाइम, यानी जो डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम होता है। सारे क्रस्ट का डेवलपमेंट एक समय में नहीं हुआ। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट देखा इसमें जेनेटिक और इवोल्यूशन का, यानी उन्होंने कहा कि जो लैंडफॉर्म है, जो भू प्रॉपर्टी है, वो हर जगह अलग अलग डेवलप होती है। जैसे दक्कन का पठार अलग समय में डेवलप हुआ, अलग कंडीशन में डेवलप हुआ, और हिमालय अलग कंडीशन में अलग समय में डेवलप हुआ। तो ये था जेनेटिक और एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट था इसमें और इरोजन कॉन्सेप्ट। इरोजन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो लैंडफॉर्म है, भू प्रॉपर्टी है, वो इरोजन के द्वारा भी डेवलप होती है। आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो छोटा नागपुर प्लेट्यू, आप देख सकते हो दक्कन का प्लेट्यू, ये सब ऐसे नहीं रहे होंगे, इनका इरोजन हुआ है ना। इरोजन मतलब विंड ने, फ्लोटिंग वाटर ने या ग्लेशियर ने इनको काटा है तब जाके हुआ है, ठीक है। तो इरोजन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लैंडफॉर्म है उनका इरोजन भी होता है, और इरोजन कॉन्सेप्ट में ही डेविस साहब ने पेनीप्लेन थ्योरी दी है। पेनीप्लेन वो भाग होता है जो लैंडफॉर्म का सबसे लास्ट होता है। इसको आप पढ़ोगे, हम आगे टॉपिक आएगा आपको कि साइकिल ऑफ द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, कि भू आकृतियों का विकास का क्या चक्र होता है, ठीक है। तो उसी में आप पढ़ोगे पेनीप्लेन। पेनीप्लेन 2014 में यूपीएससी के जीएस में पूछा है, व्हाट इज द पेनीप्लेन, शायद 10 नंबर में पूछा है उन्होंने 40 शब्दों में। तो पेनीप्लेन एक लैंडफॉर्म है जो इरोजन होने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचता है, उसको हम पेनीप्लेन कहते हैं अकॉर्डिंग डेविस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। थैंक यू।